लेक्चर नंबर 72 पार्ट 1 इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर। इस लेक्चर में हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मेजर कॉन्सेप्ट होगा डाइल्यूटेड ईपीएस का। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ है जो एक क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन है पार्टली पेड अप शेयर्स का, दैट इज एंटिटी पेज नंबर 15.16 एन एंटिटी यूजेज वन एंटिटी इशूज 1,00,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹1 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2.5 पर ईच। ₹1 का शेयर को वो 2.5 पे बेच रहा है, मतलब 1.5 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। 1,00,000 शेयर इशू कर रहा है। कैश ऑफ 1.75 पर शेयर वॉज रिसीव्ड बाय द बैलेंस शीट डेट। क्या हुआ है कि ₹2.5 आपका शेयर है, लेकिन कंपनी को सिर्फ 1.75 मिला है। हो सकता है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाला पॉइंट होगा, तो टिल बैलेंस शीट डेट सिर्फ 1.75 मिला है आउट ऑफ 2.5। द पार्टली पेड अप शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड फॉर द पीरियड इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड, ठीक है। उन जो भी पार्टली पेड अप शेयर्स वाला जो भी है, जो 1.75 मिला है, उनको डिविडेंड मिलेगा। भले ही पूरा 2.5 रुपीज़ नहीं दिया है, लेकिन 1.75 दे चुका है, तो जो भी प्रोपोर्शनेट डिविडेंड उसको मिलना चाहिए। जो 2.5 पे मिलता उतना ना होके जितना 1.75 में मिलना चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। तुमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों कैलकुलेट करना है? उस नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के बाद तुम निकाल पाओगे बेसिक ईपीएस। डैट इज बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? EA/ESH बाई वेन्स। तो वेन्स निकालने के लिए तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेना है, ईजी है। तुम बोले निकालने का क्या जो थे, 1,00,000 ऑर्डिनरी शेयर्स दिया तो हुआ है, तो वही तो है तुम्हारा वेन्स। क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं भाई, वो वेन्स नहीं है, क्योंकि वेन्स तब होता है जब हमारे पास फुल्ली पेड अप होता। वो फुल्ली पेड अप नहीं है, वो पार्टली पेड अप है। तुम्हारे पास सिर्फ 1.75 मिला है आउट ऑफ 2.5, समझे? तो क्या करें अब? कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम जब वेन्स निकलता है फुल्ली पेड अप शेयर्स पे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा 1,00,000 शेयर्स पार्टली पेड अप है। तो क्या करें वेन्स निकालने के लिए? कुछ नहीं करो, जो पार्टली पेड अप है ना, उसको तुम दिखाओ कि वो फुल्ली पेड अप है। कैसे दिखा दे भाई? 1.75 ही मिला है आउट ऑफ 2.5, हम कैसे उसको फुल्ली पेड अप दिखा दे? फुल्ली पेड अप दिखाने का मतलब ये नहीं कि 1,00,000 शेयर्स को तुम 2.5 पे दिखा दो, भले 1.75 मिला है। नहीं, तुम 1.75 को मानो कि हाँ वो पूरा टोटल अमाउंट है, और उस हिसाब से कितना तुम्हारे पास शेयर आया है। नहीं समझ में आया? बताते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है? हाउ मेनी फुली पेड अप शेयर्स इज टू बी इशूड एट द रेट 2.5। भले ही तुमको 1.75 मिला है, ठीक है। जितना तुमको पैसा मिला है उतना में 2.5 वाला शेयर कितना इशू हो जाता? तुमको पैसा कितना मिला है? 1,00,000 इंटू 1.75, डेट इज 1,75,000 रुपया मिला है, ठीक है। तुमको मिला 1,75,000 रुपया है। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ता हमको 1,75,000 लेने के लिए? अगर शेयर प्राइस 2.5 होता तो 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2.5, हमको 70,000 शेयर इशू करना होता। तो मतलब अगर हम 70,000 शेयर इशू कर रहे हैं और हमको हर शेयर पे 2.5 मिल रहा है, तो हमको कितना मिल रहा है? 1,75,000। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये जो 70,000 शेयर आया है वो क्या है? फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है? भाई फुल्ली पेड अप है, क्योंकि 2.5 के हिसाब से कर रहे हैं। तो जब वेन्स निकालना होगा तो हम लोग किस पे निकालेंगे? 70,000 शेयर्स पे, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप हो गया। हमको वेन्स निकालना होता फुल्ली पेड अप पे, हमारे पास फुल्ली पेड अप आ गया। हम 1,00,000 नहीं लेंगे, क्योंकि वो 1,00,000 शेयर तब है जब पार्टली पेड अप शेयर्स पे हम कैलकुलेट करना है, लेकिन जब फुल्ली पेड अप पे कैलकुलेट करना है तो होना चाहिए 70,000 शेयर्स। तो हम लोग 70,000 लेंगे वेन्स के लिए। ओके ओके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ तुम ढूंढ लेना। क्या उसको ढूंढना है? कि भाई जो भी मेरे पास पैसा है, वो पैसा लेने के लिए कितना फुल्ली पेड अप शेयर इशू करना होता, बस यही निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस। व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। भाई बेसिक और ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या डिफरेंस है बताते हैं। बेसिक ईपीएस वो होता है जिसमें जो भी नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो भी अर्निंग हम डिवाइड करने वाले हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक्चुअल में हमको उसको कैलकुलेट करके हम लोग बेसिक ईपीएस निकालते हैं। डैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेन्स। ओके,
अर्निंग अवेलेबल जो एक्चुअल में अर्निंग अवेलेबल है वो, और वेन्स जो एक्चुअल में वेन्स है, दैट इज वेन्स मतलब जो एक्चुअल में शेयर इशूड है, हम लोग उसको निकालते हैं बेसिक ईपीएस। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता है मार्केट में कि कंपनी लोग इशू किया होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या शेयर वारंट्स। तो ये जो डिबेंचर है, भले ही आज तुम्हारा वो शेयर नहीं है, लेकिन आज से 5 साल के बाद, उसका मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो डिबेंचर अब शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ना एक दिन तो वो शेयर्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। नॉर्मल बात है भाई, है कि नहीं? ट्रू, वेरी ट्रू, यस। तो what is diluted EPS? Diluted EPS is the EPS which is calculated after considering all the potential equity shares. Like हम बेसिक ईपीएस ढूंढते टाइम जो भी एक्चुअल में हमारा इक्विटी शेयर मार्केट में था उससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जब डाइल्यूटेड ईपीएस का बात करेंगे तब हमारे पास दिमाग में हमको वो भी कंसिडर करना होगा जो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू करने वाले हैं अपॉन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। लाइक हो सकता है एग्जांपल में बोला कि एग्जांपल अगर दें कि मार्केट में एक्चुअल में 1 लाख इशू शेयर किए हुए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हुए कंपनी, ठीक है। तो बेसिक निकालने के लिए तुम 1 लाख से डिवाइड करोगे, लेकिन जब तुमको निकालना होगा क्या उसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, तो तुम 1 लाख शेयर के साथ तुमको प्लस करना होगा जितना भी शेयर इशू होने वाला है ऑन अपॉन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। ओके ओके, परफेक्ट। तो भाई ठीक है, नॉर्मली समझाते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन कौन सा हो सकता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो सकता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या शेयर वारंट्स। मतलब भले ही अभी वो इक्विटी शेयर नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है कि कुछ दिन के बाद वो इक्विटी शेयर बन जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमको उसको कंसिडर करना होता है। कैसे कंसिडर करेंगे भाई, क्या क्या होता है बताते हैं। नॉर्मल ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक भूल जाओ। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जो भी अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं डाइल्यूटेड का। तो अगर डिवेंचर हुआ तो एक बात बताओ, डिवेंचर अगर कन्वर्ट होने वाला है, जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया। तो जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो वेन्स में हमको ऐड करना होगा जितना भी शेयर इशू होने वाला है फॉर डिवेंचर, वो ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में उतना शेयर और इशू होने वाला है। ठीक है भाई, कर दिया ऐड, तो नीचे डिनोमिनेटर में तुम ऐड कर दिए। लेकिन एक बात बताओ, डिवेंचर जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में कुछ डिफरेंस आएगा? हाँ आएगा। क्यों आएगा बताते हैं। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हो? EBIT माइनस इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, परफेक्ट। तो आता है EBT, उसमें से माइनस करते हो टैक्स, तो आता है EAT। ओके, और EAT में से तुम उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड और सब माइनस करने के बाद तब आता है EAESH। ट्रू, वेरी ट्रू। तो भाई एक बात बताओ, जब डिवेंचर था हमको कंपनी के पास तब उसको इंटरेस्ट देना हो रहा था, तो EBIT में से इंटरेस्ट हमको माइनस करना होता था, ठीक है। लेकिन जब डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में तो हमको इंटरेस्ट तो देना ही नहीं पड़ेगा, तो इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगा। तो जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो अर्निंग EAESH में प्लस करना होगा इंटरेस्ट सेविंग और डिवाइड करना होगा वेन्स प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो डिवेंचर से आने वाला है वो। तो डिवेंचर इशू करने की वजह से, डिवेंचर कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट में सेविंग होगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। लेकिन एक और बात है भाई, क्या? जब भी हम लोग टैक्स निकालते हैं तो टैक्स किस पे निकालते हैं? हम लोग टैक्स निकालते हैं EBT पे, EBIT पे नहीं निकालते हैं। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तब EBT आता है और EBT पे हम लोग टैक्स निकालते हैं, सही है। तो अगर जैसे कि अगर EBIT 100 रुपया है, इंटरेस्ट 10 रुपया है, तो EBT 90 हुआ, 90 पे 10% टैक्स, तो 9 रुपया हमको टैक्स देना पड़ रहा है। ट्रू, सच बात है। ये 9 रुपया अगर हम इंटरेस्ट नहीं होता तो हम लोग टैक्स किस पे निकालते हैं? हम लोग टैक्स निकालते हैं EBIT पे, डैट इज़ 100 रुपया पे। तो 100 पे 10% 10 रुपया। तो जो अगर इंटरेस्ट था तो सिर्फ टैक्स 9 रुपया था, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपया। तो इंटरेस्ट की वजह से हमको टैक्स में सेविंग हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तब 9 रुपया टैक्स है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 10 रुपया टैक्स है। सच बात है। तो भाई जब मेरे पास डिबेंचर था तो हमको इंटरेस्ट भले ही देना पड़ रहा था, लेकिन टैक्स में सेविंग होता था 1 रुपया का। लेकिन जब ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में
तो भले ही हमको इंटरेस्ट का सेविंग होगा कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स के ऊपर जो हमको सेविंग हो रहा था 1 रुपया का, वो अब टैक्स सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो इंटरेस्ट ही नहीं देना है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब भी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर हमारा डिवेंचर है, तो क्या करना होगा, EASH में से तुमको एक तो ऐड करना होगा इंटरेस्ट सेविंग, क्योंकि अब इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन इसमें माइनस करना होगा क्या, टैक्स लॉस। उस टाइम 1 रुपया सेव हो रहा था, अब इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स का लॉस होगा 1 रुपया का, तो टैक्स लॉस। EASH प्लस इंटरेस्ट सेविंग माइनस टैक्स लॉस डिवाइडेड बाई जो वेन्स नॉर्मल है, उसमें तुमको जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ने वाला है ड्यू टू डिवेंचर, उसको ऐड करना होगा, तो तुम्हारा आ जाएगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तुमको ही पता है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो उस टाइम डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलता है, नॉर्मल चीज़ सोचो कि जब ये प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में बदल जाएगा तो क्या चेंज होगा। तो पहले बात करते हैं वेन्स पे। वेन्स में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा, तो वेन्स प्लस करना होगा तुमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्रेफरेंस शेयर, वो तुम ऐड कर दोगे। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर में कुछ डिफरेंस आएगा, हाँ आएगा। क्या आएगा भाई, जब नॉर्मल चल रहा था, जब इसके पास प्रेफरेंस शेयर था, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना होता था, तो EAT में से तुमको माइनस करना था प्रेफरेंस डिविडेंड, तब आता था EASH। ओके, लेकिन जब ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में बदल जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना ही नहीं पड़ेगा, तो वो तुमको बचेगा। तो EASH जो तुम्हारे पास है उसमें तुमको प्लस करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि अब तो वो बच रहा है। ट्रू, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अब ज़्यादा हो गया, बढ़ गया उसको। जब उसको 90 रुपये मिल रहा था EASH को आफ्टर डिविडेंड ऑफ 10 रुपये टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा तो प्रेफरेंस तो देना नहीं, डिविडेंड तो देना नहीं पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो पूरा जो 100 रुपया है वो चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो EASH में हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। ट्रू भाई, टैक्स अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। कौन सा टैक्स का हम बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स का बात कर रहे हैं। अभी जो EBIT में से इंटरेस्ट में से जो फिर टैक्स माइनस कर रहे थे वो इनकम टैक्स है, लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो तो उस टाइम भी तुमको टैक्स देना पड़ता है। किसको टैक्स देना पड़ता है, कंपनी को ही टैक्स देगा, भले ही वो डिविडेंड भी दे रहा है, लेकिन टैक्स ही उसी को देना है, इन्हें कि जिसको मिल रहा है वो टैक्स देगा नहीं। जो DDT है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो कंपनी ही भरता है। तो अगर 10 रुपये का डिविडेंड अगर दे रहा है तो उसमें 1 रुपये का जो टैक्स होगा डिविडेंड वाला DDT, वो कंपनी ही देगा। तो टोटल कंपनी को कितना देना होता है, 11 रुपया। तो जब प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में चेंज हो जाता है तो कंपनी को कितना पैसा बच जाएगा, 11 रुपया। एक तो 10 रुपये का डिविडेंड और एक तुम्हारा जो टैक्स है। ओके, तो जब भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर में अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो तुम कैसे डाइल्यूटेड EPS निकालोगे। जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर था पहले, बिफोर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें क्या ऐड होने वाला है, जो तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड बचने वाला है वो, और DDT जो बचने वाला है वो, दोनों ऐड होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वेन्स प्लस जितना इक्विटी शेयर आने वाला है फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, वो तब आ जाएगा डाइल्यूटेड EPS। ट्रू, वेरी ट्रू। एक चीज़ तुम कंफ्यूज हो सकते हो बाद में, क्या कि जो नॉर्मल टैक्स होता है ना भाई, नॉर्मल टैक्स तो माइनस करते थे वहाँ पे, किस पे, जब डाइल्यूटेड EPS फॉर डिवेंचर था। डिवेंचर में क्या होता था कि इंटरेस्ट हम नहीं देते थे क्योंकि डिवेंचर अब इक्विटी बन रहा है, लेकिन जो टैक्स सेविंग हो रहा था ड्यू टू डिवेंचर, अब वो लॉस हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे माइनस टैक्स करते थे। लेकिन जब प्रेफरेंस का बात होगा तो यहाँ पे प्लस टैक्स होगा। ओके, लॉजिक समझ चुके हो, वेरी गुड। ठीक है, एक और चीज़ है जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर में आता है, उसको कहते हैं शेयर वारंट। क्या कहते हैं उसको कहते हैं शेयर वारंट। व्हाट इज शेयर वारंट? शेयर वारंट इज एन ऑप्शन टू परचेजर टू इशू शेयर इन फ्यूचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इन्वेस्टर, जैसे कि हम कंपनी को बोलेंगे कि हमको तुम्हारा शेयर नहीं चाहिए अभी, हम तुम्हारा खरीद रहे हैं शेयर वारंट, हम तुम्हारा ऑप्शन खरीद रहे हैं कि अभी हम तुमसे खरीद लेंगे, बाद में जब मेरा मन करेगा तब उसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में। भले ही अभी इक्विटी शेयर का दाम हो सकता है 20 रुपया है, हम तुमसे ऑप्शन खरीद रहे हैं 30 रुपया में। क्यों खरीद रहे हैं?
हम ये सोच रहे हैं कि आज से 5 साल के बाद इसका शेयर प्राइस हो जाएगा 50 रुपया, लेकिन हम तो खरीदे होंगे 30 रुपया में, तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रू। तो हम सीधा शेयर खरीद के कैपिटल एप्रिसिएशन का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा सोच रहे हैं कि ऑप्शन खरीद लेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज शेयर वारंट? इट इज़ एन ऑप्शन टू परचेजर टू कन्वर्ट शेयर्स वेन एवर ही और शी वॉन्ट्स। ट्रू। ट्रू। तो ये जो शेयर ऑप्शन है ये भी एक तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, क्योंकि ये बाद में कन्वर्ट होने वाला है इक्विटी शेयर्स में। ट्रू। यस सर, ट्रू। तो इसका क्या करना होगा भाई, नॉर्मल चीज़ सोचो, जब शेयर वारंट है उसके वजह से कुछ EASH पे डिफरेंस पड़ेगा, अर्निंग टू अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में कुछ डिफरेंस बचेगा, मतलब डिफरेंस होगा? नहीं भाई, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे डिवेंचर में था कि अगर डिवेंचर कन्वर्ट होता था इक्विटी शेयर में तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा था, टैक्स सेविंग की जगह टैक्स लॉस हो रहा था। प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड बच रहा था और DDT भी बच रहा था। लेकिन जब शेयर वारंट होता है तो उसके वजह से कोई भी बचता या घटता नहीं है अर्निंग्स, क्योंकि शेयर वारंट वो एक बार खरीद लिया है, उसको हम साल भर में ना इंटरेस्ट दे रहे हैं ना डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो EASH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वेन्स का बात करोगे डायल्यूटेड EPS में, तो वेन्स में तुमको ऐड करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स जो तुमको इशू करना पड़ेगा ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ शेयर वारंट। ओके। ओके। तो जब भी शेयर वारंट का डायल्यूटेड EPS निकालोगे तो क्या करोगे, EASH प्लस 0, क्योंकि EASH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है शेयर वारंट से, डिवाइडेड बाई वेन्स प्लस जो भी शेयर वारंट से इक्विटी शेयर आने वाला है वो, तब आ जाएगा तुम्हारा डायल्यूटेड EPS। ओके, वेरी ओके। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर 3 तरीके का है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट। और जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता है कंपनी के पास तो उसको एक डायल्यूटेड EPS भी दिखाना होता है। ओके, वेरी ओके। डायल्यूटेड EPS निकालने का फॉर्मूला, जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर था वो, दैट इज बिफोर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का कंसिडरेशन, ठीक है, वो ले लो, प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से जो भी तुम्हारा अर्निंग अवेलेबल पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो दो, डिवाइडेड बाई वेन्स जो बिफोर कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, वो उसमें प्लस माइनस जो भी ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर वेन्स में इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो। तो अगर एक लाइन में बोले तो डायल्यूटेड EPS का फॉर्मूला होता है EASH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ओके। डिबेंचर में इम्पैक्ट ऑन EASH क्या होता है, प्लस इंटरेस्ट सेविंग माइनस टैक्स लॉस। प्रेफरेंस शेयर में इम्पैक्ट ऑन EASH क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का सेविंग और DDT का सेविंग। परफेक्ट। और वेन्स में तो हर वक्त ऐड ही होता है, भले वो PES हो या डिबेंचर हो या फिर तुम्हारा शेयर वारंट हो। ओके ओके। हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बोले तुमको फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या होगा कि जब भी तुम डायल्यूटेड EPS निकालोगे वो तुम निकालोगे आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS, ठीक है। तो जब बेसिक EPS निकाल दोगे तो बेसिक EPS निकालने के लिए तुमको पहले EASH निकालना होगा, ठीक है, और वेन्स निकालना होगा। तो ये जो EASH और वेन्स हैं जो बेसिक EPS में काम आ रहा है, ये बिफोर कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ओके। तो तुम इतना दिमाग नहीं लगाओगे, जब डायल्यूटेड EPS निकालने जाओगे तो जो बेसिक का EPS आया होगा ना वो तुम ले लेना, बेसिक का जो EASH होगा ना वो ले लेना, और बेसिक का जो वेन्स होगा वो ले लेना, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ कैलकुलेटेड होगा। तो कैलकुलेटेड कैसे होगा, EASH कैसे आता है बेसिक का, भाई उसको EBIT दिया होगा, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स, वो सब, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, सब करने के बाद EASH आया होगा। तो ये EASH बिफोर कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो वही ले लेंगे। तो बेसिक का EASH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई बेसिक का वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ऐसे करोगे तो तुम्हारा डायल्यूटेड EPS आ जाएगा। ओके, वेरी ओके, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डायल्यूटेड EPS का, ठीक है। तो आपको हम एक क्या कराते हैं, 2 एग्जाम्पल, पेज नंबर 433 कॉपी में ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% बेसिक EPS में EASH है 10 लाख का और वेन्स है 1 लाख का, ठीक है। बेसिक EASH कितना है 10 लाख और बेसिक वेन्स कितना है 1 लाख, तो बेसिक EPS कितना है 10/1, दैट इज 10। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोलता है कि 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच
5,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर होल ईयर। 5,000 डिवेंचर है जो कन्वर्टेबल हैं, उसका इंटरेस्ट रेट है 8%। ठीक है, ओके। तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है। ठीक है, अब जैसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर हुआ तुमको क्या करना होगा, तुमको निकालना होगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दिस 5,000 डिवेंचर आर कन्वर्टेबल इंटू 10 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिवेंचर। 5,000 डिवेंचर में हर एक डिवेंचर पे 10 इक्विटी शेयर हमको इसको इशू करना होगा। तो टोटल कितना इशू करना होगा हमको इक्विटी शेयर ड्यू टू 5,000 डिवेंचर? 50,000। टैक्स रेट कितना? 30%। कंप्यूट डाइल्यूटेड ईपीएस, तुमको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का फॉर्मूला बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर अब सब नहीं बोलेंगे, उसका शॉर्टकट बोलेंगे PES। ठीक है, क्या बोलेंगे? PES। ओके, चलो निकालते हैं। तो पहले EAESH का बात करते हैं। तो बेसिक EAESH कितना है? 10 लाख। देखो ऊपर दिया हुआ था, ले लो। प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES। इम्पैक्ट ऑफ PES यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिबेंचर का इम्पैक्ट EAESH पे क्या पड़ने वाला है? इंटरेस्ट का सेविंग और टैक्स का लॉस। तो इंटरेस्ट कितना सेव कर रहे हैं? 8% इंटू 5,000 इंटू ₹100। डिबेंचर है कितना का? 5,000 इंटू 100 रुपया, डेट इज़ 5 लाख का है समथिंग। ठीक है, 5 लाख का है डिबेंचर, तो कितना तुमको इंटरेस्ट का सेविंग हो जाएगा? 40,000 रुपये का। क्योंकि जब वो 5 लाख का डिबेंचर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे थे अब नहीं देना पड़ेगा। तो 40,000 जो इंटरेस्ट का सेविंग होगा उसको तुमको EAESH में ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का सेविंग हो रहा था उस टाइम। अब जब वो इक्विटी शेयर हो गया तो अब वो सेविंग नहीं होगा, तो वो टैक्स लॉस है। तो टैक्स लॉस तुमको निकालना होगा। टैक्स लॉस कैसे निकालोगे? जो भी सेविंग हो रहा था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा था उसके ऊपर कितना टैक्स लगता? इंटरेस्ट कितना? 40,000। तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 30% के हिसाब से 12,000 का। ओके, तो 12,000 का टैक्स लॉस। तो ऊपर वाला हो गया बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES कर दिए डिवाइडेड बाय बेसिक वेन्स। बेसिक वेन्स कितना है हमारा? 1 लाख प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है वेन्स में कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बढ़ने वाला है? 5,000 इंटू 10, 50,000। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके ओके, तो डाइल्यूटेड EPS कितना आया? 6.85। बेसिक EPS है 10 और डाइल्यूटेड EPS है 6.85। एक और नया चीज़, जब भी हमारा जनरली क्या होता है कि डाइल्यूटेड EPS तुम्हारा कम होगा इन कंपैरिजन टू बेसिक EPS, क्योंकि बेसिक EPS में तुम कंसीडर नहीं कर रहे हो PES को। तो जनरली डाइल्यूटेड EPS तुम्हारा कम ही होगा बेसिक EPS, जैसे कि 10 रुपये से 6.85 कम है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा डाइल्यूटेड EPS कम होगा तुम्हारा बेसिक EPS से तो तुमको उसको रिपोर्ट करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट कि हाँ भाई हमारा बेसिक 10 है और डाइल्यूटेड 6.85 है। लेकिन अगर रेयर केस में ऐसा हो कि तुम्हारा जो बेसिक EPS है वो कम हो और डाइल्यूटेड EPS ज़्यादा हो तो तुमको रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वो मार्केट में गलत अति दिखाएगा कि क्या उसको कहते हैं, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसके वजह से बाद में हमारा EPS बढ़ने वाला है, तो तुमको रिपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो भाई जब भी बेसिक इज़ मोर देन डाइल्यूटेड वी विल रिपोर्ट, अगर उल्टा है तो वी विल नॉट रिपोर्ट। बेसिक जब डाइल्यूटेड से ज़्यादा होता है तब उसको कहते हैं हम लोग डाइल्यूटिव शेयर। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटिव शेयर। जब बेसिक से ज़्यादा है डाइल्यूटेड तो हम लोग उसको बोलेंगे डाइल्यूटिव शेयर, डाइल्यूटेड EPS। ठीक है, लेकिन जब हमारा बेसिक कम है इन कंपैरिजन टू डाइल्यूटेड EPS तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव। ठीक है, ओके। तो रिपोर्ट कब होता है? रिपोर्ट तब होता है जब डाइल्यूटिव होता है। रिपोर्ट कब नहीं होता है? जब वो एंटी डाइल्यूटिव होता है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 433 पे ही। 1 अप्रैल 11 को ओपनिंग इक्विटी शेयर है कितना का? 10 लाख का। EAESH बेसिक कितना है? 10 लाख का। 1 जुलाई को क्या बोल रहा है कि कंपनी इशू कर रहा है कन्वर्टेबल डिवेंचर 7 लाख का, जो कन्वर्ट होगा 10,000 इक्विटी शेयर में। टैक्स रेट 5% है। तुमको बेसिक और डाइल्यूटेड निकालना है, तो बेसिक निकाल दो। EAESH दिया ही हुआ है और बेसिक इक्विटी शेयर दिया ही हुआ है, तो 10/10 1 रुपया। डाइल्यूटेड निकालोगे तो बेसिक EAESH बाई बेसिक वेन्स, उसमें प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो जब करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा डाइल्यूटेड EPS आ रहा है 1.290। बेसिक कितना है? 1 और डाइल्यूटेड कितना है? 1.290।
तो डाइल्यूटेड तो ज़्यादा है, तो ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया, तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। एक चीज़ क्वेश्चन में तुमको ध्यान देना जो आगे काम आएगा, जब वेन्स कैलकुलेट करोगे तो तुम जो 10,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसको तुम सीधा 10 लाख प्लस 10,000 नहीं कर दोगे, क्योंकि जियो जो 10,000 है पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो 1 जुलाई से है। 1 जुलाई को हम लोग इशू कर रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो ये जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो कंपनी का आ रहा है वो कब से आ रहा है? 1 जुलाई से। तो ये जो साल था 11-12 में, उसमें कितना महीना रहा है ये डाइल्यूटेड शेयर? रहा है सिर्फ 9 महीना। तो पूरा 10,000 ऐड नहीं करके 10,000 इंटू 9/12 तुमको करना होगा। ठीक है, एक चीज़ ये तो तुम्हारे दिमाग में रह भी सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन तुम मिस कहाँ कर सकते हो? यहाँ पे जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे तो वेन्स में तो तुम कैलकुलेट कर दोगे 9 इंटू 12, लेकिन जब इंटरेस्ट करोगे तो तुम सीधा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट कर लोगे? 7 लाख इंटू 10%, 70,000। लेकिन मेरे भाई ये जो 70,000 का इंटरेस्ट है वो पूरा साल का है, 9 महीना का नहीं है। तो तुम 70,000 नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट कितना दिया है तुम? सिर्फ 1 जुलाई से दिया है, तो सिर्फ 9 महीना का। समझे? ओके, तो उस पर तुम ध्यान देना। डन।